बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हलचल पाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से लाहौर से अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रही है। आज पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तर इंतजाम इस सिलसिले में कर लिए गए हैं और उनके मुताबिक लीडरशिप और जो वर्कर्स हैं वो रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। आपके इल्म में है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 17 फरवरी को ऐलान किया था जेल बरो तहरीक का, और उन्होंने कहा था कि ये उनकी पॉलिटिकल कैंपेन का एक हिस्सा है। इस पर रद्द अमल सामने आया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि ये अपनी तर्ज की पहली तारीख की जेल बरो तहरीक होगी जिसमें पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब, जिन्होंने इसका ऐलान किया था, कल ही उन्होंने अपनी हिफाजती जमानत कराई है लाहौर हाई कोर्ट से 3 मार्च तक। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इत्तेहादी जमातों ने मुतफ़िका फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, पीटीआई इनमें हिस्सा ले और असम्बली में वापस है। और उन्होंने पीटीआई की इस पोलिटिकल स्ट्रेटजी पर भी सवालात उठाए कि पहले इस्तीफ़े दिए, फिर इस्तीफ़े वापस लिए और अब ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब ने इजलास भी किया है क्योंकि अमन आमा का इशू है और जाहिर सी बात है कि कल लाहौर से जब आगाज़ हो रहा है तो उस पर अब फैसला जो सामने आया कि जो कानून तोड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, अलबत्ता ख़वातीन और गरीब वर्कर्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के हवाले से। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रुकनीत है PMLQ की वो ख़त्म कर दी। उन्हें इज़हार वजूह का नोटिस दिया गया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और तमाम तर जो उनको ओहदे दिए थे वो तमाम ओहदे भी कलअदम करार दे दिए हैं। रिलेटेड डेवलपमेंट में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने साथियों के हमरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि उन्होंने पीटीआई को फॉर्मली ज्वाइन किया है और ख़बर यह भी है कि उनको पीटीआई का मरकजी सदर भी बनाया जाएगा। ये डेवलपमेंट हुई है, इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। तोशा खाना के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निंडी ने तोशा खाना रेफरेंस में इंक्वायरी में इमरान खान साहब, इनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और परवेज़ खटक साहब को 9 मार्च को तलब कर लिया है तमाम रिकॉर्ड के साथ। तोशा खाना केस के हवाले से इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था नैब में 8 नवंबर 2022 को और अब ये तलबी का नोटिस आ गया जिसमें साबका खातून अव्वल भी शामिल हैं। एक और नैब से मुतल्लिक रिलेटेड डेवलपमेंट, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मंजूर कर लिया है। जो खबर हमारे पास आई है जिसमें उसके मुताबिक चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा पर इसरार कर रहे थे, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहा गया है। और आखिर में सदर मुमलिकत ने कल ऐलान किया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई इंतखाब की तारीख 9 अप्रैल। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ जिसमें अटॉर्नी जनरल और आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया गया है। इन तमाम नुकात का अहाता करेंगे। हमारे पास जो गेस्ट बड़ी एमिनेंट है और आपसे कह देते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहबा के हमरा आप इनको देखते होंगे, जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं उसमें भी पेश हैं और इजलासों में भी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मुल्तान से बजरिया वीडियो लिंक आपके सर शुक्रगुजार है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब, वेरी नोटेड एनालिस्ट, एंकर, एक्सप्रेस टेलीविजन पे अपना शो करते हैं, स्काइप वीडियो लिंक पे आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज आप लोगों की इजाजत से कामरान यूसुफ साहब आपसे मैं करूंगा। सर, कल से जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या देखते हैं, इसका क्या इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है? और आप समझते हैं कि जब एक तरफ 9 अप्रैल की तारीख आ गई है सदर साहब की जानिब से, उसके बावजूद पीटीआई इज गोइंग अहेड और फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब अपनी गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं, ये तारीख में कमी होता है जेल बरो तहरीक, किस तरह देख रहे हैं टाइमिंग्स के एतबार से और इस वक्त जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है? आई थिंक जो मेरा इस हवाले से तज्जिया है वो बहुत वाज़ेह है कि ये जो पीटीआई का माजरत के साथ जो भी पीटीआई के दोस्त हैं, बेसिकली एक डिफीटिस्ट मेरे ख्याल में ऑप्शन है, क्योंकि इमरान खान साहब बावजूद इसके कि बहुत से लोगों का दावा है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है उनको निकाले जाने के बाद, 25 मई का एक उनका जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, वो जब फिजल आउट हुआ, फिर नवंबर के आखिर में जो अगेन उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, उसके बाद वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकली ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात है,
इलेक्शन का वक्त करीब है, तो खबरों में रहने के लिए ये ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उससे जो अल्टीमेट वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं शायद वो अचीव नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जेल भरो तहरीक इतना आसान भी नहीं है। उनके जो मरकजी रहनुमा है, बेशक वो इस तरह का कोई काम करें, छोटा मोटा कानून तोड़ें जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरी की वजह से उनको अरेस्ट करना पड़े, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके इंसाफ के अरकान, क्योंकि एक दफा आपके खिलाफ कोई भी छोटा बड़ा चार्ज लग जाए और अगर आप जेल में चले जाएं तो आपको पता है कि फिर आपने मुल्क से बाहर भी जाना है। कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियों के लिए भी जाते हैं, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड में यह आ जाए कि आपने वहां पर कानून की खिलाफ वर्जी की है तो यकीनी तौर पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्या जो तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो अपना जो मुस्तकबिल है वो दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन इमरान खान साहब जो अभी तक मेरे ख्याल में नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब से उनको निकाला गया था तहरीके अदम एतमाद के जरिए, वो तो चाह रहे थे कि कबल अज वक्त इंतखाबात हों, वो जो नताइज हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे। एक न्यूसेंस जरूर क्रिएट होगा, खबर जरूर बनेगी, टॉक शोज में जरूर डिस्कशन होगी, बट क्या उसे वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इब्राहिम खान साहब, सर ये एक डिफीटिस्ट अप्रोच है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो हासिल कर पाएंगे अभी तक जो नहीं हासिल हुए? और आप तो चाहते हैं री इलेक्शन और कौमी सतह का, ज़ाहिर बात है पंजाब और केपी की तो असम्बली आपने खुद तोड़ दी हैं और एज द लॉ स्टेट्स के लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के मुताबिक 90 दिन में इंतखाब होना है, जो आइन में भी लिखा है, लेकिन जो आपका पर्सपेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या अचीव हो पाएगा? आई बॉल्स कैप्चर कर लेंगे, मीडिया में खबर बनेगी, लेकिन नॉट मोर देन दैट। इब्राहिम खान साहब। मैं पहले तो आपके ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट हैं तजिया निगार साहब, मेरे ख्याल में शायद इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तान से इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि कोई ग्राउंड रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और एक कंकॉक्टेड किस्म की कैंडिड स्टेटमेंट्स के साथ इन्होंने बात की है। आप ग्राउंड रियलिटी पे आएँ। इस वक्त पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि यहाँ पर साउथ सुबह के खाने के लिए है तो शाम के लोगों के पास खाने के लिए आटे का भी जो है फुकदान है। इस वक्त 8-9 माह के अंदर, बल्कि 10 महीने अब होने वाले हैं, इकॉनमी को ये जो है माइनस में लेके चले गए हैं 6% जीडीपी ग्रोथ से। ये किन हवालों से और किस तरह की ये बातें बैठ के अब ये कर रहे हैं, ये टीवी शोज से जो है अवाम अब नहीं रुकने वाली। वो सब समझते हैं कि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, माँ सिवाय एक अचीवमेंट के कि इन्होंने अपने सारे नैब के केसेस ख़त्म कराए हैं और अब आके नैब के जो मौजूदा थे हमारे चेयरमैन, उन्होंने ये स्टेटमेंट के साथ अपना इस्तीफ़ा दिया है कि यहाँ पर मेरे ऊपर बोझ डाला जा रहा था, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि जायज़ नाजायज़ केस बना इमरान खान पे और वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं इससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अच्छा। ये टोटली जो मुल्क को जो है मुआशी तौर पे स्टैंड स्टिल की तरफ वो तो इनकी कारकर्दगी की आप सर बात कर रहे हैं, एट्रोसिटीज अपने ही लोगों के खिलाफ। सर आपने तो इनकी कारकर्दगी की बात की कि उसकी वजह से लोग तंग है इसलिए निकलेंगे। आपकी जो आप तो ये बिलाल कियानी साहब और उनकी जो इत्तेहादी जमाती हुकूमत है उसकी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं कि लोग इसलिए निकलेंगे कि मुआशी तौर पे हार्ड अप हैं। मैं आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से सवाल हुआ कि क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी स्ट्रेटेजी जेल भरो तहरीक? सवाल का जाविया ये है। देखिए, सवाल का जाविया एग्जैक्टली यही है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। मैं उनमें से आपको एक फैक्टर जो है वो जो एक आदमी की ज़ात पे जब उसके पेट पे लात पड़ती है, तो मैं तो एक उस एक एंगल का आपको बता रहा था, पॉलिटिकल एंगल से इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ पॉलिटिकली इनसे हैंडल हो नहीं पा रही। जब ये हैंडलिंग ही प्रॉपर नहीं कर रहे तो उसका मकसद है अल्टीमेटली लोगों को जो है दूसरी तरफ देखना पड़ता है। जिस तरह के वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, अब देखें ना, कल खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था, जो लोगों का वहां पे रिस्पांस था और जो लोगों ने वहां पे जिस जज्बे के साथ वो वहां पे मौजूद थे वो दीदनी था। उसमें किसी किस्म की जो है किसी को कोई गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि लोग नहीं देंगे और लोगों ने बाहर जमानत के लिए जा रहे थे खान साहब के, वो जो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। यहाँ पे तो वो भी ऑन रिकॉर्ड है। जो मकसद है कि
मेरा पाकिस्तान, अब इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और फिर उनकी अरबों खरबों की जायदादें निकल आती हैं। अगर उनको कानून की गिरफ्त कुछ नहीं कहती, तो मेरे ख्याल में ये जो इनोसेंट लोग हैं जो वॉलंटियर इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के तकद्दुस के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए आप जाएं, अवाम को मैंडेट दोबारा लेने दें, लोगों के पास जाएं और अवाम जिसको कामयाब करे या जिसको मुंतखब करके हुकूमत हवाले करना चाहे, बजाय वाया बठिंडा और आप किसी और तरीके से आप अवाम की ताकत, ये मुल्क पाकिस्तान के 22 करोड़ का है और उनको यह हक हासिल है कि किसको हुकूमत करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। अब जब हम कल से ये तहरीक शुरू कर रहे हैं तो इस तहरीक में आपको क्लियर हो जाएगा कि अवाम किस जोश और जज्बे के साथ ये जो है जेल भरो तहरीक आपने कहा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सवाल ये था, मैं बिलाल साहब को जाऊंगा, लेकिन आपने कहा जो कल जोश था साहब के सपोर्टर्स का वो दीद नहीं था, लेकिन ये फैक्ट है कि खान साहब जमानत के लिए जा रहे थे। तो जेल भरो तहरीक और जमानत कराने में बड़ा वास्टली डिफरेंस है। बार के बिलाल कहनी साहब, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उस पर पीटीआई की आपने फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली की गुफ्तगू सुनी कि कैश इन करेंगे और जो इकोनॉमिक हार्डअप है लोगों की उसके इनकी तरफ देख रही है, लिहाजा जो जेल भरो तहरीक है उसमें वो इट विल ऐड फ्यूल टू द फायर, जो मैं समझाऊं। देखिए जी, एक तो आपने जो बात की कि ये शायद दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक होगी जिस जेल भरो तहरीक के जो लीडर हैं वो प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। वो साहब पहले 3 दिन तो कोर्ट पेश होने से उन्होंने उनका दिल नहीं किया पेश होने उनका मेडिकली रीजन, जो भी चलने की रीजंस थी, मोहलतें लेते रहे। फिर उन्होंने कल फाइनली फैसला किया कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा, उनको मोहलतें भी मिली, कल भी वो लेट पहुंचे जी। फिर उनके वकील ने कहा जी गाड़ी से ही मार्किंग कर लें। फिर उनको कहा जी अब रैंप लग रही है, अब अंदर फिर जत्थे इनके अहाते में, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो गए। तो ये सारा तमाशा ये कल परसों लगाया। इब्राहिम साहब कह रहे हो दीदनी था जोश जी जी, और खान साहब ने ट्वीट भी किया जी जी। ऑर्गेनाइज जत्थे लाहौर हाई कोर्ट चलो के ट्रेंड चलाए गए ट्विटर के ऊपर, बाकायदा कॉलें की गई, लाहौर हाई कोर्ट पे हमले की बाकायदा कॉल, और ये इनका एक पुराना वतीरा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो उन्होंने वही किया और जेल भरो तहरीक जिस तरह ये पार्लियामान से इस्तीफे दे रहे थे, आज इस्तीफे वापस मांग रहे हैं, इसी तरह जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है वो बेलों की दरख्वास्तों से हो रहा है। तो खैर हमारी समझ से तो बाहर है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि ये आईन और जमहूरियत के लिए ये सारी एफर्ट हो रही है, तो उसमें मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने पहले 4 साल कहा कि जी मैं यहाँ पे आई एम इन कंट्रोल, यहाँ पे सारे फैसले मैं कर रहा हूँ। 4 साल के कबाड़े के बाद जब वो भी खुद भी चले गए और जिन भी साथियों के सहारे वो चलते रहे, जब वो भी घर चली गई तो फिर सारा कुछ उन पर डालने लगे। हमारे हाथ में तो था ही कुछ नहीं जी, सारा उनके पास था। और उसके बाद आप देखिए जिस मईशत की आप बात करें, 4 साल कमर तोड़ महंगाई मुस्तकिल इनके दौर में रही। अपना किया हुआ मुआहदा पहले किया नहीं, असद उमर साहब को फारिग कर दिया, 10-11 महीने मुआहदा नहीं किया। फिर जब मुआहदा किया तो हफीज शेख साहब को ले आए। फिर एक फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे उस टाइम पे यूनुस दागा साहब, वो इस चीज पे खड़े हो गए थे कि आप ये फ्रंट लोड कर रहे हैं, वहां पे बोझ डाल रहे हैं, उस पर उनको घर भेज दिया गया। फिर वो स्टॉप स्टार्ट मुआहदा चला। फाइनली नवंबर 2021 में ये शौकत तरीन साहब ने वो मुआहदा फिर से नई शराइत, अमेंडेड शराइत के साथ खुद रिवाइव किया, खुद कमिट किया कि हम लोग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, पीडीएल लगाएंगे, बिजली के टैरिफ बढ़ाएंगे। ये सब कुछ उन्होंने खुद किया। और फिर खुद ही 3-4 माह बाद जब उनको हुकूमत जाते हुए नजर आई तो खुद उस जो मुआहदा था उसकी खुद खिलाफ वर्जी की, IMF को एतमाद में लिए बगैर, ये जानते हुए कि अगर हमने IMF को इस वक्त ठुकराया तो हमारे पास वो रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि इन्हीं की नाकामी की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, हमारे डॉलर्स की जो मिकदार थी वो इतनी कम हो चुकी थी कि IMF प्रोग्राम के बाद गुजारा नहीं था। मगर इन्होंने इस चीज की फिक्र नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत जा रही है तो बेशक रियासत दाव पे लग जाए, ये अगले आके संभालें। और इस चीज का अगर किसी को सबूत चाहिए था तो वो सबूत तब मिला जब इस मौजूदा हुकूमत ने आके IMF के साथ इनके तोड़े हुए एतमाद के बावजूद उनको वापस मेज पे लाए। जब वो एक डिस्कशन रिवाइव की, जब वो मुआहदा वापस रिवाइव होने लगा, तो वो शौकत तरीन साहब ने, तैमूर झगड़ा साहब ने, इन सब ने मिलकर वो चिट्ठियां लिखने की कोशिश की IMF को। इनको डर था इस बात का कि मुल्क दिवालियापन से किस तरह। आज हमाद अज़हर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूं, वो आज कह रहे थे कि अगर IMF का मुआहदा हो भी जाता है, महंगाई फिर भी नहीं कंट्रोल होनी। सर गुजारिश है, क्योंकि आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है, इसलिए मैं आपसे क्या उससे फर्क पड़ जाएगा? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ। देखिए ये तो ये चाहते थे कि मुल्क जिस नहज पे हमें छोड़ के गए थे, तो मुल्क 3-4 माह में दिवालिया होने वाला था। और उसकी वजह क्या थी कि आपके पास 8-9 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे,
3-4 अरब डॉलर की आपकी पेमेंट्स थी, एक्सटर्नल पेमेंट्स, और हर महीने 1 से 1.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। आपके पास 3-4 माह के अंदर नजर आ रहा था कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक, ये इनको ये पता था। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये मुराद सईद, शहरियार अफरीदी जैसे लोग आके बात करते हैं ना, तो मुझे समझ आती है इनको रटाए टॉकिंग पॉइंट्स दिए। इनकी जो मुआशी की टीम के लोग हैं, ठीक है वो मईशत संभालने में नाअहल है, मगर उनको पता था ये क्या कर रहे हैं, उनको पता था इसके नताइज क्या होंगे। उन्हें जानबूझ के इस चीज़ को दाव पे लगाया, उन्हें मईशत को दाव पे लगाया। और ये तो जिस नहज पे छोड़ के गए थे, अगर उसकी करेक्टिव कोर्स ना होती तो ये मुल्क पिछली गर्मियों में जून जुलाई के अंदर श्रीलंका बन चुका होता, जहां पे आज जो पेट्रोल की कीमत है, इससे दुगनी कीमत के ऊपर भी आपको 5 लीटर पेट्रोल ना मिलता। 5-5 दिन कतारों में गाड़ी लगा के 5 लीटर पेट्रोल मिलता। 3-3 दिन बुजुर्ग और खवातीन श्रीलंका में कुकिंग गैस के लिए खड़े हुए थे। वो ये हालात यहाँ पे चाहते थे। ये चाहते थे कि यहाँ पे पेट्रोल की भी किल्लत हो, ये चाहते थे कि यहाँ पे दवाइयों की भी किल्लत हो, ये चाहते थे कि पाकिस्तान दुनिया के फाइनेंशियल निजाम से अलग हो जाए। ये चीजें हमने, लेकिन अब वो जेल भरने जा रहे हैं ना बिलाल साहब, जी तो जेल भरो तहरीक, और वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं जेल भरो तहरीक में। तो प्रेशर तो ये देखें जी, ये तो कंटेनर पे हुकूमत में भी चढ़े हुए थे, उसके बाद भी चढ़े हुए थे। इनको एनआरकी और एक हेट्रेड की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना। अच्छा। आप इनसे अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करना निकाल दें, तो इमरान खान साहब के पास है क्या? उनकी सियासत का मरकज ही जो है वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के से नफरत करना है। उनके पास और कोई बयानिया नहीं है। उनकी बातों से आज भी तकरीर से ऐसा लगता है जैसे तो प्रेशर आएगी इस टैक्टिस से, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए जी, हुकूमत पहले भी इनके किए हुई लगाई हुई आग को बुझाने में लगी। अब तो चौधरी परवेज लाई साहब भी बमाए काफिला शामिल हो गए हैं, आपको पता है। जी, परवेज लाई साहब की एक ऑडियो लीक भी आपके सामने आ गई है, तो काफिले में शामिल हूँ। वो बेंच फिक्स करने की कॉलों में मसरूफ हैं, तो ठीक है, इनके साथ सही बैठते हैं। वही जो डाकू थे पहले, आज इनके साथ बैठ गए। वो मैं इब्राहिम साहब से जवाब लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि कामरान यूसुफ साहब, आपकी सर जो एनालिसिस है उस पर इब्राहिम साहब ने कहा कि आप जमीनी हकायक से उनके बकौल इब्राहिम खान साहब के शायद इतने हम आंग नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो इस वक्त अवामी पल्स को देखें। तो मैं चाहूंगा जरा उस पर अपने जो आपने एनालिसिस पहले आप हाफ में किया था, इब्राहिम साहब ने तो उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल इब्राहिम साहब का राइट है, वो जाहिर है कि अपनी जमात को उन्होंने डिफेंड करना है कि वो ऐसी बात करें, लेकिन जमीनी हकायक का बिल्कुल मुझे पता है। जो आपने मुझसे सवाल किया कि ये जेल भरो तहरीक जो है, क्या इससे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी, जहां तक उनकी बात है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है, वो महंगाई हो, जो बाकी मसाइल हो, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त अवाम का ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो मेरा सवाल यहां पे यही है ना कि ये डिस्ट्रैक्शन है कि क्या जेल भरो तहरीक से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? इमरान खान साहब को चाहिए, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अगर उनके पास बेहतर हिकमत अमली है, अगर वो अवाम के लिए इतना दुख और दर्द रखते हैं, तो फिर कोई ऐसी कैंपेन चलाए ना जिससे महंगाई का खात्मा हो। बिल्कुल चले जाएं, आप मेरे साथ आ जाएं, आज लोगों में सड़कों पे गलियों में चले जाएं। क्या लोगों से आप पूछें कि क्या जेल भरो तहरीक से उनके मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल अवाम को इसमें दिलचस्पी नहीं है। अवाम इस वक्त चाहती है कौन बेहतर कोई इकोनॉमिक प्लान लेके आ सकता है। मेरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये 4.25 साल इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रहे, ठीक है, ये जो पीडीएम की हुकूमत आई, इनसे जो गलतियां सरजद हुई, इन्होंने जो टाइम जाया किया, ये कहते थे कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, सियासत बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन ये ना रियासत बचा सके ना सियासत बचा सके, दोनों में कहीं बीच में जाके फंस गए हैं। अगर इमरान खान साहब, और जो सर्वेज हैं या अदरवाइज भी कहते हैं जी अगले इलेक्शंस अगर होते हैं तो वो जीत के आएंगे, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को एक तरफ वो तनकीद करते हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर, तो अवाम को बताना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन सा रोड मैप है। अवाम को क्लियर कट बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, क्या उनके पास क्लियर कट एक रोड मैप है? वो रोड मैप आपके लोगों को आप बताएं, बजाय इसके कि बड़े बड़े दावे करें और ये कहें कि जी पहले कहते थे कि आई एम द बॉस, जब इक्तदार आपसे चला गया तो आप कहते हैं मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, सारे फैसले तो जनरल बाजवा करते थे। तो मेरे ख्याल में मेरी जो आपने तज्जिया पूछा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वो अपने ऑप्शंस जो है उनके खत्म हो गए हैं हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के हवाले से। तो ये ऑप्टिक्स के एतबार से अगेन आई वुड रिपीट, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, लोग में भी गिरफ्तारियां भी दें, लेकिन जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके से अचीव नहीं होगा और ना ही उससे अवाम के जो मसाइल है वो हल होंगे। इब्राहिम खान साहब, बड़ा अच्छा ये एक क्वेश्चन क्वाइन कर दिया है कामरान साहब ने कि जेल बलो तहरीक से, क्योंकि आपने उसको मुआशी मसाइल से जोड़ा है कि लोग जो हैं वो इसलिए ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या उससे उनकी मुआशी मुश्किलात में कमी आ जाएगी अगर वो जेल में चले जाते हैं?
तो जेल में जाने से क्या मौशी मुश्किलात में कमी आएगी या मजीद बढ़ जाएंगी उनकी फैमिलीज के लिए? और दूसरा, अगर आपके पास कोई मुतबादिल इकोनॉमिक प्लान है, आपने कहा आपकी 6 की ग्रोथ रेट थी, वो तो रखिए आज इस प्रोग्राम में कि चीदा चीदा क्या नुकात होंगे जो बिलाल कियानी साहब और उनकी हुकूमत नहीं कर पा रही। अगर आप इनकी जगह पर होते तो आप क्या कर पाते? क्योंकि ये फैक्चुअली स्पीकिंग वायदे तो सर शौकत तरीन साहब ने ही नेगोशिएट किया था ना 2019 में, ये IMF का। इब्राहिम साहब। जी, पहले तो मैं ये आपका बड़े दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहले के जवाब में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव जो है ये जेल भरो तहरीक का, ये कोई मुआशी उसके लिए नहीं है। ये बेसिकली स्टेप 1 है टुवर्ड्स इनको प्रेशराइज करने के लिए कि आप आएँ और आवाम को जनरल इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं। जब तक मुल्क में जो है स्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक गवर्नमेंट 4 महीने या 6 महीने या कुछ अरसे के लिए बैठी हुई है, उसके साथ कोई लॉन्ग टर्म जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कोई मुआहदे करने के लिए वो कोई भी मुल्क, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो तैयार नहीं होगा। अच्छा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले आप मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम जेलें भरेंगे कि हम इस मुल्क में मुल्क के लोगों को डिसाइड करने दें ताकि अर्ली इलेक्शंस होके और उसके लिए सर आपने लॉन्ग मार्च कर ली, स्टेबिलिटी आ जाए पॉलिटिकल, तो उसके बाद रैलियां निकाल ली, उसका नतीजा नहीं निकला। जी, हम सारी ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर दो ऑप्शन इस्तेमाल करें जिससे कि इनको लाया जाए कि ये जनरल इलेक्शंस की तरफ आए, और जनरल इलेक्शंस में लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये डिसाइड करने दें कि कौन इस मुल्क को लीड करेगा और कौन नहीं करेगा। हाँ, अब आ जाए कि इससे कैसे स्टेबिलिटी जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये कोरिलेशन इसकी ये बनती है हमारी जेल भरो की तहरीक की। इनडायरेक्ट इकोनॉमिक प्लान पर्पस ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्दर, आई मीन प्रोग्रेसिंग इनटू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये आ जाए कि जी हमें आप बताएं कि जी आप कौन से ऐसे तीर लेके आएंगे कि जिससे कि आपके माशी तौर पे जो है वो बेहतरी ला सकेंगे, आवाम की ज़िंदगी में आसानी ला सकेंगे। देखिए, मैं उसकी आपको चंद साबका मिसालें इस हवाले से दे सकता हूँ कि IMF के साथ अगर मुआहदा करना होता और अगर IMF की तमाम शराइत को मानना होता तो हम वो इनको कहना हमें वो मुआहदा उठा के ला के दिखाएं कि जो मुआहदा हमने उनके साथ किया है कोई मुआहदा नहीं है। ये ऑप्शंस उन्होंने टेबल पे रखी थी, जिन ऑप्शंस को कि हमने आउटराइटली डिनाई किया था कि हम अपने लोगों पर ये अजाब नहीं डालेंगे। आपकी वजह क्या होती है बेसिकली कि आप क्यों ये कर्जे जात की तरफ जाते हैं? जब आपका बजट डेफिसिट आता है तो उसको मीट करने के लिए आप इंटरनल का लोन्स भी अवेल करते हैं और एक्सटर्नल लोन्स भी आप डॉलर की सूरत में, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज हो जाती है। उसको बेस्ट वे आउट था आप जो रशिया ने आपको ऑफर की थी, और एक MOU जिसका कि हमाद अजहर ने वो लेटर भी दिखा दिया था ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो। इब्राहिम साहब, सर एक सवाल ज़िमनी है कि रशियन ऑयल पे हम आते हैं, वो तो मुसद्दिक साहब ने भी बात की है, मैं खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखा जब रशिया के एनर्जी मिनिस्टर आए थे। आप समझते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, सिद्ध के दिल से बताएगा बगैर पॉलिटिकल एफिलिएशन के, हमारे पास ये ऑप्शन थी उस वक्त, आपके पास और आज की हुकूमत के पास ये ऑप्शन थी कि आप IMF डील से बाहर निकल जाते? डू यू सीरियसली बिलीव इट? आई डू सीरियसली बिलीव इट। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको पेट्रो डॉलर पे किस कानून के तहत पाबंद किया गया है कि आपको एक परमानेंट गुलामी में डाला जाए, जबकि रशिया आपके साथ रुपी और रूबल में एक्सचेंज करने के लिए, बार्टर करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो आप जो 33 अरब डॉलर का जो है ये ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट सालाना करते हैं, आप उसकी अगर डाइवर्ट करके बजाय ये डॉलर में खरीद करने के आप उधर लेके जाएं, आपका डॉलर प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आता है कि आपके ऊपर, और ये जो डॉलर की वजह से फिर प्राइसेस जी, जो हमारा एनर्जी का सर्कुलर डेट है जो आपके दौर में 2600 अरब हो गया था, वो उससे कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जो एनर्जी सर ये वही तो मैं कह रहा हूं, वो सर्कुलर नहीं, आप सुने ना,
जी। आप सर्कुलर डेट किस बात का है? सर्कुलर डेट की बुनियादें रखने वाले कौन है? ये दो जमातें जिन्होंने आईपीपीसी लगाया आईएमएफ से डील, सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसकी, देखिए अब सुने, नहीं सर सुने, मैं अब आपको बैकग्राउंड बताएं ताकि लोगों को हकायक का पता चल सके। आईपीपीज इन्होंने किस लिए ये 70% इस वक्त आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है एनर्जी वो आपकी बन रही है ये तेल से बनाई हुई बिजली से। सर तेल से, जी जी, आपकी तेल से बना रहे हैं, जबकि सऊदी अरब जहां पे के तेल पैदा होता है, जहां से तेल निकलता है, वो 30% अपनी आईपीपी से कर रहे हैं, ये जो पावर जनरेशन है तो ऑयल से, और 70% अदर अल्टरनेट रिसोर्सेज से। अगर ये उस वक्त अपने टाइम में डैम्स बनाते, जो कि आज भी हमें 2 रुपए यूनिट की बिजली पड़ती है, अगर हम हमारे डैम्स तैयार हो, या जो 7-7.5 हजार मेगावाट हमें बिजली अब हमारे डैम से, मैं आपका नुक्ता समझ गया जी। आप कह रहे हैं सिर्फ पेट्रोल, ये हमें उठा के ले गए 40 रुपए। सर मैं समझ गया सर आपका नुक्ता, पेट्रोल डॉलर 40 से 50 रुपए यूनिट पर हमें। आपका नुक्ता ये है इब्राहिम साहब कि अगर रशिया से ऑयल की डील हो जाती तो आईएमएफ की हम डील से बाहर निकलते। दैट इज योर बेसिक पॉइंट। वो मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद जरा बिलाल कियानी साहब के सामने रखूंगा, और कामरान यूसुफ भी चूंकि इकोनॉमी बहुत से शोज करते हैं उनके सामने भी रखूंगा ये नुक्ता। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते हैं। प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलाल साहब मुझे इसका बताइएगा, आईएमएफ की डील से हम बाहर आ जाते, अगर ये आपकी जगह पर होते, इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं, तो हम इसलिए आ जाते क्योंकि रशिया से एमओयू एक तय हो गया था जब हमाद अजहर वॉज द एनर्जी मिनिस्टर, और ये तमाम तर इशूज जो है वो सर्कुलर डेट, चाहे गैस का सेक्टर हो, तवानाई का सेक्टर, वो आईपीपीज और एनर्जी मिक्स और इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इब्राहिम साहब कह रहे हैं, एग्री कि हम बहुत महंगे ईंधन से बिजली पैदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे वो गैप आ जाता है और सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। मुझे जी समझ नहीं आती मैं कहाँ से इस बात को एड्रेस करना शुरू करूं, क्योंकि इसमें इतनी गलतियां हैं कि देखिए आईएमएफ के साथ नवंबर 2021 में एक रिव्यू में खुद तय किया शौकत तरीन साहब ने कि वो पीडीएल बढ़ाएंगे, एक पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कहते ला कर दिखाएं हमें। जी जी नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप आईएमएफ की वेबसाइट से निकाल लें, मैं आपके अगले शो के अंदर वो बाकायदा एक पैराग्राफ नवंबर 2021 में एमईएफपी होता है जी, उसके अंदर बाकायदा एक पैराग्राफ है पीडीएल के हवाले से, तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं निकालना, या वेबसाइट से निकाल सकते हैं आईएमएफ की। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए रशिया के दौरे में कोई चीज, एक यूनिलैटरल खत हमाद अजहर साहब ने दिखाया हमें, उस टाइम पे कोई ऑफिशियल चीज रशिया की तरफ से नहीं थी, ना ही रशिया के दौरे के बाद कोई उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें इस चीज का जिक्र था। तीसरी बात यह है कि आप आईएमएफ के मुआहदा खुद नवंबर में करके मार्च में जब आपके पास 9 या 10 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व पड़े हैं और आपको नजर आ रहा है कि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाएंगे तो आपकी सारी विंडोज बंद हो जाएंगी और आप आगे दिवालिये डिफॉल्ट को देख रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आप किस तरीके से आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर चल सकते थे?
खुद ही आपने तय किया, खुद ही डॉलर्स की किल्लत आपकी परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क में हुई भी है, और उसके बाद आप IMF को एतमाद में लिए बगैर आप यूनिलैटरली एक पॉपुलिस्ट फैसला करते हैं, रियासत को दाव पे लगाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इमरान खान साहब एक चीप टैक्टिक इस्तेमाल करके वो अपनी एक कुर्सी को बचाने की जो कोशिश है वो कर सकें। तो देखिए, ये बातें कहना आसान है, इनके पास IMF के बगैर इनको भी पता है कि कोई पॉसिबिलिटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, नहीं जिन हालात में ये छोड़ गए थे। देखिए, IMF के बाहर आप सिर्फ तब मुमकिन होता है जब आपके पास 2 या 3 महीने का इंपोर्ट कवर हो, 15 से 18 अरब डॉलर के रिजर्व्स हमारे पास हो। हमारा माहाना बिल जो है, इंपोर्ट बिल, आजकल तो चलें क्योंकि हमें इनकी वजह से इंपोर्ट हमें रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ी हैं, हम एसेंशियल आइटम्स को, दवाइयों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एक हालात ऐसे हैं, मगर आमतौर पर हमारा इंपोर्ट बिल 6 अरब डॉलर का रफली रहता था। तो 6 अरब के हिसाब से आपके 18 अरब के अगर आपके पास रिजर्व्स हो तो फिर तो आप IMF के बगैर यकीनन दुनिया से डील भी कर सकते हैं। आपके साथ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स भी काम करते हैं, आप कमर्शियल एवेन्यू से भी पैसे ले सकते हैं, मगर इन हालात में, जिन हालात में छोड़ के गए थे, ये जानते थे कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो आपने की महंगी ईंधन की, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, सिर्फ 2013 से 18 के अंदर कुछ 10 से 12 हजार मेगावाट बिजली के कारखाने लगे हैं, और उसके बाद और LNG भी, जिसकी बुनियाद के ऊपर LNG बेस्ड पावर प्लांट्स इस मुल्क में बने हैं, तो वो भी उस टाइम पे है। अगर LNG टर्मिनल लगे हैं तो वो भी 2013 से 18 में लगे हैं। अगर LNG प्रोक्योर की गई है और उसको एनर्जी मिक्स में लाया गया तो वो भी 2013 से 18 में है। इनकी हुकूमत में क्या हुआ, कोविड के दौरान एक तारीखी मौका मिला आपको कि आप $3.5-4 के ऊपर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें LNG का। इन्होंने फर्नेस ऑयल लॉबियों को खुश करने के लिए वो मौका ठुकराया, और इन्हीं की हुकूमत के अंदर बाद में थोड़ी देर बाद ऐसा मौका आ गया जहां पे वही गैस आपको $25 से $30 की नहीं मिल रही थी। तो ये बातें करना आसान होता है, इन्होंने अमली तौर पर फर्नेस ऑयल लॉबीज को फेवर किया और महंगे प्लांट्स को चलाने पे हमें मजबूर किया। 1 मेगावाट बिजली का इन्होंने इजाफा नहीं किया। टेक्निकली जो प्लांट चल रहे थे उनके भी हालात खराब थे। जब हमने हुकूमत संभाली हमें इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े जस्ट जो हमारे मौजूदा प्लांट्स हैं उनकी ही टेक्निकल आउटेजेस क्लियर करने में। तो ये बातें करना आसान होती है, इनके सारे एक्शंस इब्राहिम साहब की बातों से बरअक्स थे। मैं कामरान आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो इब्राहिम साहब ने बात की हमारे शो में कि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन थी उनका, उस अगर हम इनकी जगह पे होते तो हम IMF की ये कड़ी शराइत ना मानते, रशिया से हमारी अरेंजमेंट हो गई थी, उससे हम अपना काम चला लेते। तो क्या ये ऐसी विंडो ओपन थी और क्या ये मुतबादिल हो सकता है? रशियन ऑयल अगर हमें मिल जाता है, ऑयल एंड गैस, तो हम IMF और जो हमारे ये पेट्रो डॉलर का जुमला इस्तेमाल किया था, इब्राहिम खान साहब ने बड़ा अरसा उन्होंने US में भी गुजारा है, पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्होंने कहा हम इस पर अगर इन्हिसार हटा दें तो हमारा ये जो डॉलर क्रंच है वही खत्म हो जाएगा। काश ये इतना आसान होता तो आज पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है वो हल हो जाते। मेरे ख्याल में एक तो बिलाल कियानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो IMF के साथ आपकी बातचीत होती है ना, ये कोई हवा में नहीं होती, आप इन राइटिंग मुआहदा होता है। इवन ये 9th जो रिव्यू हो रहा है, जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो आप देखेंगे कि बाकायदा इन राइटिंग वो एग्रीमेंट होता है। तो इसमें एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें खुद शौकत तरीन साहब ने एग्री किया था कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाकर 30 रुपए की जाएगी, GST भी लगाया जाएगा। जो PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि 30 के बजाय अब 50 रुपए पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लेवी लगाई जाएगी, तो उससे आप पीछे हट नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब तहरीके अदम एतमाद जब उनके खिलाफ आ गई, जब उनको लगा कि वो अब इक्तदार में नहीं रहेंगे, तो बजाय इसके कि वो जो कमिटमेंट की थी उन्होंने IMF के साथ कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाएंगे, जनरल सेल्स टैक्स में भी इजाफा करेंगे, पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तेल के ऊपर सब्सिडी दे दी, जो यकीनी तौर पर जो IMF के साथ मुआहदा था उसकी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। तो ये कहना कि तहरीके इंसाफ इस पोजीशन में थी कि वो उनको इनकार कर सकती थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब भी ये बात कहते हैं कि उनके पास एक पूरा प्लान मौजूद था कि जो सब्सिडी की जहां तक बात है पेट्रोल के ऊपर दे रहे थे, कुछ अरसे के बाद रशिया से हमने तेल इंपोर्ट करना था। ये बात इतनी आसान नहीं है। आई एम ऑल फॉर इट कि हमारे तमाम जो दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं, रूस हो, चीन हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और रूस के साथ ताल्लुकात 10-12 साल से एक खामोश सिफारतकारी के जरिए एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात उसके साथ बेहतर हो, इर्रिस्पेक्टिव के जो भी गवर्नमेंट आती है। लेकिन क्या हम इतनी आसानी से तेल वहां से इंपोर्ट कर पाते? इतना आसान नहीं है। एक बात याद रखें कि रूस और जो पाकिस्तान की इस वक्त जो बाहमी तिजारत है वो जरा फिगर्स उठा के देखें, चंद $100 बिलियन है। उसके मुकाबले में अमेरिका खुद आप कह रहे हैं कि वो इब्राहिम साहब अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोपियन, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, तो क्या ऑल ऑफ अ सडन आप इतनी ड्रामेटिक शिफ्ट ले आएंगे कि हम गुलाम नहीं हैं और एकदम से टर्न अराउंड कर लेंगे और कहेंगे कि हम अब रूस की तरफ देखेंगे? तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। और मैं एक बात बिल्कुल ऐड करता चलूं कि हमारे कोई भी, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा,
इनके कौलो फेल में तजाद होता है। अभी 3 रोज पहले फवाद चौधरी साहब की अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ था, वहां पर आप कह लें कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइजर थे डेरेक शोलेट, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उसमें अमेरिका के सफीर भी मौजूद थे और वहां पे वो क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका ने तहरीक इंसाफ से कहा है कि आपके पास कौन सा इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान मौजूद है। उधर वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एक तरफ ये कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो फिर आप अमेरिकी एहलकारों के सामने पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मामलात हैं वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रियलिटी ये है कि आप दुनिया से आइसोलेशन में रह के नहीं गुजार सकते। पब्लिक कंजम्पशन के लिए अमेरिका को जरूर आप गालियां देते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपको पता है कि आप दुनिया से लड़के, वो भी एक ऐसे मौके पर जब आप दिवालिया होने के करीब हो, तो ये काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आखिरी में पॉइंट ये करूंगा कि हमें एक इस वक्त तमाम फोकस पाकिस्तान की मईशत पर करनी चाहिए। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, उसके लिए कुछ चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय जरूरी है। और मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो, पीएमएलएन, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें 12 मिनट के अंदर कंसेंसस कर लेंगी, लेकिन अवाम की बात होगी तो फिर इनके अपने जाती मफादात आ जाते हैं। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। इस पर मेरे ख्याल में इनको गौर करना चाहिए कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर ये एक साथ बैठ सकते हैं तो अवाम के मसाइल को हल करने के लिए ये एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया इब्राहिम खान साहब। ये तो दोनों पार्टिसिपेंट ने कहा कि वैसे पब्लिक नॉलेज में भी है, आप तो माशाल्लाह खुद एमएनए रह चुके हैं, कि जो आईएमएफ के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड होती हैं वो पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल होती हैं। तो शौकत तरीन साहब को जो नवंबर 2021 का है वो बता दिया दोनों फरीकैन ने। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा पॉलिटिक्स पे आते हैं सर। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने साथियों के हमरा पीटीआई को ज्वाइन किया है, आप समझते हैं ये आपके बयानियों को तकवीयत मिली है या इससे धचका पहुंचा है? इब्राहिम साहब। देखें परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने हमारी स्टांस को कबूल किया है और हमारा एज एन एलाय हमारे साथ खड़े रहे हैं, बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। उन पे जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके बेटे पे बनाए जा रहे हैं या उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को उठाया गया था या जो कुछ भी ये प्रेशराइज करने की इन्होंने कोशिश की है वो उसको खातिर में नहीं लाए और वो इमरान खान के बयानिए के साथ और इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है। अब ये 14 जमातें मिल के भी पाकिस्तान को संभाला नहीं दे पा रही। हमारे साथ तो वो 10 सीटों वाले एक मकसद है कि चौधरी परवेज मैं माजी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, आप लोग का एक ओपिनियन है ना सर को देखते हुए। इब्राहिम साहब माजरत है कथा कलामी के लिए, मैं सर उस हवाले से नहीं सवाल ये करता कि आपका एक पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है कि आप एंटी स्टेटस को हैं, तो चौधरी परवेज इलाही साहब तो बहुत बड़ी निशानी है ना, इस्तियारा है स्टेटस को के और प्रो एस्टैब्लिशमेंट के। आजकल तो इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं देखें, सवाल ये था वो आपका एसेट है या लायबिलिटी हो? वो तो जैसे अभी देखें, अभी जो कामरान साहब फरमा रहे थे कि उसमें हमारे से भी गलती हुई है, मैं उसको ओपनली एडमिट कर रहा हूं, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह अनडू करेंगे और जब हम गवर्नमेंट में आते हैं तो इंशाल्लाह आके वो नीट एंड ये तो आपने बता दिया सर, ये तो आपने बताया वो अपने और क्या आप ये तो आपने बताया कि आप इसको आप गलती का इत्तराफ किया। मैं चाह रहा हूं कि क्या इकोनॉमी के मसाइल पर भी आप चाहेंगे कि आप और आपके जो माइंड्स हैं, इकोनॉमिक विजर्ड्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत के इकोनॉमिक विजर्ड्स हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो भी बैठे, जो कामरान यूसुफ साहब ने कहा कि अगर आप इंतखाबात की डेट के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, जो आर्मी की एक्सटेंशन के हवाले से जो आर्मी एक्ट में तब्दीली है उसके हवाले से बैठने के लिए तैयार हैं, क्या आवाम के मुआशी मसाइल के हल के लिए भी बैठने के लिए तैयार हैं? हम बेसिकली आना ही मुआशी लोगों के जो मुआशी मसाइल इन्होंने इस हद तक बढ़ा दिए हैं। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये 3800 अरब रुपए की कलेक्शन छोड़ के गए थे, जिसको कि हम 6200 अरब रुपए पे लेके गए थे। हमारा इस तरह जीडीपी ग्रोथ इस तरह नहीं आ गया था। आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी आप खुद उठा के देख लें कि इसके वक्त में 19 अरब थी, जो कि हम 31 अरब डॉलर पे लेके चले गए थे। एक्सपोर्ट्स भी बड़ी थी। अब ये बीच में उस वक्त लेके आ रहे थे कि जी अपना हमारे जो है यूरोप के साथ और हमारे अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स के इतने वो है, और भाई इतनी आपकी एक्सपोर्ट्स जितनी होती है उतने की तो आप जो है ये पेट्रो डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हो। आपको अगर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी मुल्क से भी नजर आती है आप उसको अवेल करें। आप किस गुलामी के चक्कर में फंसे हुए हैं? मैं नहीं कह रहा कि हम अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका भी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, वो वर्ल्ड की सुपर पावर है, हम बाकियों के साथ भी रखें,
लेकिन अपने मुल्क की मफादात को सामने रख के जिस मुल्क से हमें फायदा नजर आए हम उस मुल्क के साथ डील करें। अगर हमें रशिया सस्ता तेल देता है तो हम क्यों ना उससे लें, सस्ती गैस देता है तो क्यों ना उससे लें। बिल्कुल, हम तो नहीं है कि मकसद है कि अगर हम रशिया से कोई चीज लेंगे, इंडिया की भी तो ले रहा है रशिया से, उसकी तो कोई एक्सपोर्ट्स में किसी ने रुकावट नहीं डाली, सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में रुकावट आ जानी थी यूरोप की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। ये सिर्फ गुलामाना ज़हनियत की एक अक्कासी है। इससे हट के हमें अपने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रख के और इसमें बिल्कुल जो है बैठ के वो चीज हम करेंगे। और बेसिक गवर्नेंस का मकसद क्या है? लोगों को जो है वो रोजगार, सेहत, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, और मकसद ये बुनियादी वो चीजें हैं जिनके लिए हुकूमत के बुनियादी जो फ़राइज़ हैं उनमें ये चीजें शामिल होती हैं और वो उसमें लोगों का रोजगार जो है, और उसके लिए ही हम जो है ये सारा कुछ कह रहे हैं कि आप इलेक्शन आने दें और लोगों को डिसाइड करने दें वो किसको चाहते हैं। वो जो आएगा अगर हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें हटा देंगे। सर जी एक सवाल है, ऐसा नहीं हो कि ये वाया भटिंडा आने वाली हुकूमतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवाम के वोट से हुकूमत में आना चाहिए, लेकिन सर अवाम के वोट से जब आ जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ तैयारी भी होनी चाहिए ना। आप लोगों ने तो खुद कहा था कि आप लोगों की पूरी तैयारी है। बारकैफ ये मैं बिलाल साहब को जाऊंगा, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि परवेज इलाही साहब को आपने कहा कि वो आपके स्टैंड के, चूंकि आपने साउथ का जिक्र किया, तो बुज़दार साहब का क्या इस हवाले से फ्यूचर है वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक पहले बिलाल साहब इसमें माजरत के साथ जवाब ले लूं। बिलाल साहब बताइएगा, उन्होंने कहा कि जाहिर बात है पीटीआई तो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है और वो स्ट्रीट्स को भी गर्म रख रहे हैं जेल भरो तहरीक से, और ईवान में वापसी की भी तैयारी है। आज आमिर डोगर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को लेटर लिखा है कि जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, क्योंकि आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनके इस्तीफे जो है मुअत्तल कर दिए और भी मुअत्तल किए और ज़िमनी इलेक्शन वहाँ नहीं हो रहे, और जिन जगहों में ज़िमनी इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो असम्बली आने की तैयारी है। तो कायदे इस पर इख्तलाफ की उन्होंने कहा जो नशिस्त है वो पीटीआई को दी जाए। वो तो अपनी दोनों चीज़ों में पार्लियामेंट में भी अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली में और सड़क पे भी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोग भी मरियम नवाज साहबा के साथ हम आपको देखते हैं वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और तंजीमी अमूर पे बातचीत हो रही है, आप लोगों की भी तैयारी है कि जो भी सिचुएशन होती है, क्योंकि 90 दिन में अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब और केपी में जो कि आइन कहता है, तो आप लोग तैयार हैं? जी देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं, कुछ बातें उसमें इब्राहिम साहब ने भी की थी तो मैं ज़रा सब एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात आपने की कि ये सड़कों को गर्म रख रहे हैं, हकीकत ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं पहली दफ़ा बैसाखियों के बगैर सियासत करें, या आर्टिफिशियल सियासत चलती रही है तो वो पहली दफ़ा कर रहे हैं। और ये जो इब्राहिम साहब कह रहे हैं गलती की थी एक्सटेंशन दे के, वो गलती का एहसास इनको तब हुआ जब वो बैसाखी, जब लड़ाई हो गई, उससे पहले सब कुछ जायज़ था। तब तक इमरान खान साहब बड़े धड़ल्ले से कहते जी कि सब कुछ मैं चला रहा हूं, वेरी डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ। जी 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 वो सारे उनने दावे किए। और उसके बाद आज बस हमने उस टाइम पे भी ये कहा था कि ये एक दूसरे के खिलाफ चौक के ऊपर ये इस तरह एक दूसरे को आवाज़ें इवेंचुअली कसेंगे, और यही हो रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी अनफॉर्चुनेट, मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेट है, मगर ये उस टाइम भी हमें नजर आ रहा था कि इवेंचुअली एक दिन ये जो निज़ाम है, आर्टिफिशियल निज़ाम है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, ये सबके सामने फटेगा, और वही हुआ है। आपने बात की मरियम नवाज साहिबा के कन्वेंशंस की, जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली वो उनको एक जिम्मेदारी मिली है जमात की तरफ से, चीफ ऑर्गेनाइजर भी, और वो सीनियर नायब सदर भी अब हैं हमारी जमात की। तो इस अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने एक तंजीमी दौरे रखे हैं जी पूरे पंजाब में, हमारे डिविजनल कन्वेंशंस भी हैं, और वहाँ पे साथ साथ कन्वेंशंस के हमारे जो वहाँ पे जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें भी हैं, हमारी दीगर विंग्स के साथ। तो ये हमारा उस हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हैं जिसके अंदर हम पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो हम एक सियासी जमात है जी, हमेशा इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जब भी होंगे मुस्लिम लीग नून ज़रूर लड़ेगी। आपने बात की, और इंशाल्लाह जो जोश और जज्बे से और धड़ल्ले से लड़ेगी, और हमारी जमात हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार होती है। देखिए, आपने बात की कि क्या ये लोग इकट्ठे बैठेंगे या ऑन इकोनॉमिक इशूज़, तो मैं दो बातें आपसे सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि इनकी इकोनॉमिक टीम तो मुल्क को, रियासत को दाव पे लगाने के लिए IMF का जब रिवाइव हो रहा था प्रोग्राम, तो सबोटाज करने के लिए IMF को चिट्ठी लिखने को तैयार थी कि ये प्रोग्राम रिवाइव ना हो। जब ये आपकी इंटेंशन हो तो साथ बैठना क्या, आप साथ बेशक ना बैठे, आप कम से कम रियासत की जब एक गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुआहदा हो रहा है तो उसको टॉर्पीडो तो ना करने की कोशिश करें। दूसरी बात, इमरान खान साहब का ये रवैया रहा बतौर लीडर ऑफ द हाउस कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। बालाकोट इंसिडेंट जैसे वाकयात के ऊपर वो ये गवारा नहीं करते थे कि वो एक रूम के अंदर बैठ जाएं। वहां पे भी आर्मी चीफ साहब आगे आ गए थे, मगर इमरान खान साहब
ने बैठना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। और आजी से उनका हम सीख रहे हैं तो मैंने कहा क्या शुरुआत हो सकती है? नहीं आप इकोनॉमिक इश्यूज पे ना, क्योंकि वो भी सियासी जमात है, आप भी सियासी जमात है। एक मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है, मैं सिर्फ सर ये मैंने फाइनल कमेंट्स कामरान से लेने, आपसे मैंने पूछा था बुज़दार साहब की क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आपने साउथ की बात की, परवेज इलाही साहब जो आगे मरकजी सदर भी बन गए, इख्तिसार से जवाब दीजिएगा इब्राहिम साहब। जी मैं बता रहा हूँ जी, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है और इसमें बिल्कुल बुज़दार साहब जो हैं वो एज अ पार्टी वर्कर ही आए और इमरान खान साहब ने उनको एलिवेट करके उस पोजीशन पे पहुंचाया और वो पार्टी के साथ खड़े हैं। जो पार्टी के फैसले हैं उस पर अमल करेंगे। ठीक है कामरान, क्लोजिंग कमेंट्स। ठीक है और मैंने कामरान यूसुफ साहब सर क्लोजिंग कमेंट्स सर क्या आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो परवेज इलाही और इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब बाकायदा शामिल हुए हैं, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि राइट और रॉन्ग, इमरान खान साहब का जो भी पैगाम है, इमरान खान की सियासत ने एक काम जरूर किया है कि माशरे में भी तकसीम डाली है, खानदानों के अंदर भी तकसीम डाली है। और कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि चौधरीज ऑफ गुजरात, किंग मेकर्स भी नहीं कहते थे कि ये आपस में अलहदा हो जाएंगे। और परवेज इलाही साहब बिल्कुल मेरे ख्याल में अपनी सियासी मफादात की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर हैं, अगले इलेक्शन में हो सकता है उनके इम्कानात हैं, और अगर अलहदा से वो इंतखाबात लड़ेंगे तो उनके कोई इम्कानात नहीं है, तो इसी वजह से बाकायदा तौर पर वो शामिल हो गए हैं। लेकिन इस बात को भी रिकंसाइल करना, इमरान खान साहब को जरूर वजाहत करनी चाहिए कि माजी में वो परवेज इलाही को डाकू भी कहते थे, उसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि एक डाकू को अब बाकायदा तौर पर उन्हें अपनी पार्टी के सदर बनाने का सोच रहे हैं। ये आपने अहम नुकता उठाया और मेरे ख्याल में ये सवाल जरूर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या जो हमदर्द हैं उनके लिए एक सवाल होगा जिसका जवाब इब्राहिम खान साहब और पार्टी के रैंक एंड फाइल ज़रूर देगी। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब कि आपने गुफ्तगू में शिरकत की, बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब कि आपने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र हमारे साथ शेयर किया, और थैंक यू वेरी मच कामरान यूसुफ साहब कि आपने अपना एनालिसिस दिया। व्यूअर्स, अहम सवालात हैं, सियासत में अरताश है, कल देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है जेल भरो तहरीक के हवाले से। कल हम ज़रूर बात भी कर रहे होंगे कि जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया, ये भी बहुत अहम इशू है। तमाम इशूज़ का अहाता करेंगे अपने शोज़ में। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।